मंच पे बैठे हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, जम्मू सूबे के सूबाई सदर जनाब रतन लाल गुप्ता साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर सरदार शमी ओबरॉय साहब, हमारे मुकामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के उम्मीदवार जनाब सुनील वर्मा साहब, यहाँ पे आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के तमाम ओहदेदार हजरात, वर्कर हजरात, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सत श्री अकाल। आखिरकार 10 साल के लंबे इंतज़ार के बाद दोबारा जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन जो है अब हमारे सामने हैं। इलेक्शन 3 हिस्सों में बांट दिए गए थे। पहले 2 हिस्से मुकम्मल हुए, 2-4 दिन रह गए हैं, आखिरी हिस्सा भी मुकम्मल होगा। इस इलेक्शन के दौरान कुछ बातें पुरानी रहीं, कुछ नई बातें देखने को मिली, लेकिन एक चीज़ जो बदला नहीं वो ये कि आखिरकार हर पॉलिटिकल पार्टी का निशाना जो है वो बढ़ चढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बन जाता है। मैं गिन गिन के थक जाता हूँ। मां सिवाय कांग्रेस जिनके साथ हम ये इलेक्शन मिल के लड़ रहे हैं, शायद ही कोई ऐसी पार्टी है जो इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना नहीं बनाती। इस बात के बावजूद कि बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहां पे हमारा सीधा टक्कर बीजेपी के साथ है। जम्मू में जिन सीटों पे हम लड़ रहे हैं वहां पे, कश्मीर में मुश्किल से 1-8 सीट पे, मैं तो कहूँगा 90 सीटों में शायद ही 4-5 सीटों पे हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी का हमला किसी पे होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे होता है। जब मंशूर की बात होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के हवाले से बात होती है। जब लीडरशिप के हवाले से बात होती है तो बीजेपी वाले सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को याद करते हैं। और कल मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब यहाँ पे थे, उन्होंने तो इलेक्शन के नतीजों का भी ऐलान कर लिया है। इस बात के बावजूद कि अभी भी 40 सीटों पे वोट डालना बाकी है, लेकिन पता नहीं अमित शाह साहब के पास वो जादू की कौन सी छड़ी है कि वो मशीन के अंदर पहले ही झांक के देख सकता है कि वहां पड़ा क्या है, और लोगों को गुमराह करने की कोशिशों में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। मैं तो अपने बीजेपी के दोस्तों को, साथियों को एक ही मशवरा दूंगा कि हमारी फिक्र वो कम करें और अपनी फिक्र ज़्यादा, क्योंकि पिछले दिनों जो इलेक्शन हुए 25 तारीख को, जिसमें मेरे भी सीट थे, जिसमें कांग्रेस के सदर का भी इलेक्शन था, उसमें बीजेपी के सदर का भी इलेक्शन हुआ, और आम तौर पे हमने वहाँ से मालूम किया, प्रेस के ज़रिए मालूम किया, और ये खबर आई है कि नौशहरा की सीट से बीजेपी के सदर जो हैं वो अपना इलेक्शन हारने वाले हैं, और वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही मुकाबले। और शायद बीजेपी के सदर के तरफ से इलेक्शन हारना
ये इसी बात का सबूत है जिस चीज़ का हम हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि इन 10 सालों में चाहे कश्मीर के हो, जम्मू के हो, चाहे जम्मू के प्लेन्स के हों या पहाड़ों के हों, फायदा किसी का नहीं हुआ है, भला किसी का नहीं हुआ है। शायद वो चंद 8-10 लोग जो बीजेपी के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, मुमकिन है उनका कहीं फायदा हुआ होगा, लेकिन आम बाशिंदा जो जम्मू कश्मीर का है, उन्होंने इन पिछले 10 साल में तबाही, बर्बादी, नुकसान और मायूसी के अलावा और कुछ नहीं देखा। अब मेरे साथी और हमारे उम्मीदवार जनाब वर्मा साहब यहाँ काम गिन रहे थे जो होने बाकी हैं, और मैं अपनी जगह हैरान हुआ कि ना 10 साल यहाँ पे बीजेपी की हुकूमत के बाद भी यहाँ इतना लंबा लिस्ट है कामों का जो नहीं हुआ। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये तो अफसोस की बात है, क्योंकि ये बीजेपी वाले जब कैंपेन करते हैं, जब प्रधानमंत्री साहब आते हैं, जब बड़े बड़े मिनिस्टर हजरात आते हैं, जब इनके बड़े लीडर आते हैं, तो अक्सर बेशतर आपने इनकी तकरीरों में वो डबल इंजन सरकार वाली बात सुनी होगी कि डबल इंजन सरकार बनाने से डबल तरक्की होती है। अब हमें तो यहाँ जम्मू कश्मीर में बीजेपी का डबल इंजन सरकार देखते हुए अब 10 साल हो गए। किसी ना किसी रूप में तो यहाँ डबल इंजन सरकार थी। 2015 में अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब यहाँ मुख्यमंत्री थे, मोदी साहब प्रधानमंत्री। 2016 से 18 तक महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। 2018 के बाद इन्होंने राजभवन के जरिए यहाँ पर राज किया, चाहे वो सत्यपाल मलिक साहब हों, चाहे मुर्मू साहब हों, या आज जो हमारे मनोज सिन्हा साहब हैं, वो भी बीजेपी के इशारों पे ही चलते हैं। तो किसी, आप लोग खामोश रहिए ना, यहाँ पे खामोश रहिए। किसी ना किसी रूप में तो हमने बीजेपी की डबल इंजन सरकार देखी है, लेकिन उस डबल इंजन सरकार के बाद यहाँ आज भी कहीं पे भी सरकारी मुलाजमत में नौजवानों को हिस्सा नहीं मिला। इन दूर दराज इलाकों में जहाँ मौके पे डीजी की भर्ती होती थी, वो नहीं हुआ। जिस इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए हमने ज़मीन मुकर्रर की, जिस इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए वहाँ 4 दीवारी की गई, उस पे एक नया फैक्ट्री नहीं खुला। सड़कों की हालत तो आप सब देख रहे हो, बिजली का हाल आपके सामने है। यहाँ ज़रा सी हवा चलती है, ये लोग बिजली बंद कर देते हैं, लेकिन बिजली का बिल आपको भेजना ये बंद नहीं करते, बिजली की कीमत चढ़ाना ये बंद नहीं करते। यहाँ हमारे गुजर बकरवाल भाई बैठे हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पे पहला हक आपका होना चाहिए था, नहीं मिला। इन दरियाओं पे, हमारी दरियाओं से रेत निकालने का पहला हक हमारा था, नहीं मिला। यहाँ की नौकरियों पे पहला हक हमारे नौजवानों को होना चाहिए था, नहीं मिला। तो फिर ये बीजेपी वाले किस मुंह से आपसे वोट मांगे, और फिर कहते हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाले अगर आएंगे तो यहाँ आतंकवाद फैलेगा। यही कहते हैं ना, ये लोग आएंगे आतंकवाद शुरू हो जाएगा। अरे ना, 2014 के सर तक जम्मू में कौन सा आतंकवाद था ना? हमने इन इलाकों को पूरी तरह से आतंकवाद से आज़ाद किया हुआ था। ये तो इन्हीं लोगों के डबल इंजन सरकार में यहाँ दोबारा कायम हुआ। और जम्मू का कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ से आपको हमलों की खबर नहीं आती? चिनाब से लेके पीर पंचाल से लेके रियासी से लेके उधमपुर से लेके कठुआ से लेके जम्मू सांबा, जहाँ देखे ना कहीं हमले हो रहे हैं।
ये कहते हैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आएंगे तो यात्रियों पे हमले शुरू हो जाएंगे, लेकिन यात्रियों पे हमले तो इनके दौर में हुए। तब इनकी हुकूमत थी पीडीपी के साथ जब अमरनाथ यात्रियों पे हमले हुए। इनकी हुकूमत है डबल इंजन जब रियासी पे यात्रियों के बस पे हमला हुआ। तो अगर यात्रियों पे हमले हुए तो किसके दौर में? अगर आतंकवाद शुरू हुआ तो किसके दौर में? अगर यहाँ बेरोजगारी बढ़ी तो किसके दौर में? अगर यहाँ तबाही और बर्बादी बढ़ी तो किसके दौर में? तो इन्होंने किया क्या? मां सिवाय मजहब के नाम पे हमें तकसीम करना, इनको और कुछ नहीं आता है, नहीं आता इनको। इनकी एक ही कोशिश है बीजेपी की कि किसी ना किसी तरह मजहब के बुनियाद पे यहाँ वोट तकसीम हो जाए और ये लोग आगे बढ़ें। नहीं तो इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। अगर किसी हुकूमत ने यहाँ लोगों के काम किए होते, उनको क्या जरूरत होती ना तीन खानदान की बात करना। यहाँ जब प्रधानमंत्री साहब आते हैं तो अपने तकरीर में 3 खानदानों के अलावा वो कुछ नहीं बोलते। बस 3 खानदानों ने ये किया, 3 खानदानों ने वो किया। लेकिन अब हमने जो किया सो किया। हमें तो अब इक़्तिदार से बाहर 10 साल हो गए। आप अपने 10 साल का हिसाब किताब लोगों के सामने रखें। आज 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली का कट और बिजली के बिल, जहां मेरे दौरे हुकूमत में महीने का बिजली का बिल आपका 200, 250, 300 से ज़्यादा नहीं। आज महीने का बिजली का बिल 1700, 1800, 1900 से कम आपका बिजली का बिल नहीं आता। आमदनी आपकी 1500 होगी लेकिन बिजली का बिल आपको 1800 का मिलेगा। तभी हमने अपने मैनिफेस्टो में आपके साथ वादा किया है कि कल को अलायंस की हुकूमत बनेगी, हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे। ये वजीर आजम साहब जो 3 खानदान की बात करते हैं, आपको याद होगा, मुझे याद है, उन्होंने एक स्कीम के तहत यहाँ गैस के चूल्हे बांटे थे। कहा था ये गैस का चूल्हा ले लो, आप लोग लकड़ी पे खाना बनाते हो, उसका आपके सेहत पे असर पड़ता है। आप लोग गोबर जलाते हो खाना बनाने के लिए, उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है। आप ये गैस का चूल्हा पकड़ो और गैस के चूल्हे पे खाना बनाओ। लेकिन उस वक्त ये बताना भूल गए थे कि गैस के चूल्हे को जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी होना ज़रूरी होता है। और गैस के सिलेंडर की कीमत, हर महीने ये गैस की सिलेंडर की कीमत बढ़ाते हैं। आज 1700-1800 रुपये में आपको गैस का सिलेंडर मिलता है। नतीजा ये निकला कि लोगों ने वज़ीर आज़म साहब से वो गैस का चूल्हा तो पकड़ा लेकिन जलाने के काबिल वो रहे नहीं। उस पर कपड़ा लगा के घर में सजावट के तौर पे रखा है, वो इस्तेमाल नहीं होता। हमने अपने मैनिफेस्टो में आपसे वादा किया है कि जिन घरों में वो चूल्हा जला नहीं, उन घरों में हम साल के 12 गैस सिलेंडर आपको मुफ्त फराहम करेंगे ताकि आप वो चूल्हा जला पाएं। लेकिन चूल्हे का क्या फ़ायदा ना जब तक उस पर कुछ पकाने के लिए ना हो। और राशन का हाल देखिए, जब मैं वज़ीर आला था आपको राशन डिपो के ज़रिए मिट्टी का तेल मिलता था, आपको राशन डिपो के ज़रिए चीनी मिलती थी, आपको राशन स्केल के मुताबिक मिलता था। आज उस राशन डिपो से ना आपको चीनी मिलती है, ना मिट्टी का तेल मिलता है। APL तो छोड़ दीजिए, BPL को भी कहा जाता है कि महीने में 2.5-3 किलो से गुजारा कर लो, उससे ज़्यादा ये आपको देते नहीं हैं। हमने आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत बनेगी, हम दोबारा राशन डिपो के ज़रिए आपको चीनी और मिट्टी का तेल फराहम करेंगे और राशन का स्केल बढ़ाएंगे। मैंने अपने गुजर बकरवाल भाइयों की बात की। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पर पहला हक आपका था। इन BJP वालों ने आपको उस हक से महरूम रखा।
इंशाल्लाह कल हुकूमत आएगी, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पे पहला हक आपका होगा। यहाँ प्रोजेक्ट बनते हैं, चाहे हाईवे का हो, बिजली का हो, कोई और हो, लेकिन ठेकेदार भी बाहर से आता है, वो मुलाजिम भी बाहर से लाता है, मजदूर भी बाहर से लाता है, हमें कुछ नहीं मिलता। हमने यहाँ के लोगों से वादा किया है कि जो भी प्रोजेक्ट बने, छोटा बड़ा, चाहे वो सड़क का हो, पावर का हो, बिल्डिंग का हो, कोई भी हो, उसमें सबसे पहले हक जो है मुलाजमत की वो यहाँ के लोगों को होगा, फिर बाहर के लोगों को। लेकिन सरकारी मुलाजमत के भी हम दरवाजे खोलेंगे। हुकूमत आएगी तो पहले महीनों के अंदर अंदर हम 1 लाख से ज़्यादा सरकारी मुलाजिम लगाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है ना, वो लोग नफरत फैला के वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको डरा के वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको तकसीम करने के मतलब नतीजे में वोट आपसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ खड़े होकर ना आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ, ना आपको तकसीम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना पुरानी हुकूमत की गलतियों को यहाँ दोहरा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ना आपके, अगर हमें एक बेहतर मुस्तकबिल चाहिए, अगर हमें एक बेहतर कल चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ के मुतालबे और मुश्किलात हल हों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो तरक्की करें, यहाँ तालीम के हिसाब से के हवाले से जनाब सुनील वर्मा जी ने बात की, हमें तो मुफ्त तालीम का निज़ाम जो है विरासत में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने दिया था। इन लोगों ने उस मुफ्त तालीम के निज़ाम को भी नहीं छोड़ा। हम लोग वादाबंद हैं अपने बच्चों से, बच्चियों के साथ कि हमारी हुकूमत आएगी को स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हम आपको मुफ्त तालीम देंगे। तो करिए फैसला ना, आप कर लीजिए फैसला कि आपका आने वाला कल जो है वो आप किसके हाथों बेहतर समझते हो, कहाँ समझते हो कि आपके लिए काम होगा, आपकी नुमाइंदगी होगी, आपके मुतालबे हल होंगे। एक तरफ से वो लोग जो तकसीम और डर के अलावा कुछ नहीं लाते, एक तरफ से हम लोग जो कहते हैं ना, जो महंगाई का असर पड़ा है, जो बेरोज़गारी का असर पड़ा है, जो तरक्याती काम को रोकने का असर आप पे पड़ा है, इन सब चीज़ों का हम इलाज करके जम्मू कश्मीर को वाकई खुशहाली के रास्ते पर लाएंगे। हम जम्मू कश्मीर को दोबारा, और ख़ासकर जम्मू को, जिस तरह हमने 2014 से पहले अपनी हुकूमत के दौरान जम्मू को आतंकवाद से आज़ाद किया था, हम जम्मू को दोबारा आतंकवाद से आज़ाद करके रखेंगे। ये मेरा वादा है आपके साथ। लेकिन आपको भी हमारा हाथ बटाना होगा, आपको भी हमारी मदद करनी होगी, आपको भी इनके साजिशों का मुकाबला करना होगा। अगर कि आप एक बेहतर कल और एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हो तो मेहरबानी करके अलायंस के उम्मीदवार, देखिए ना, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना ये ना कांग्रेस की मजबूरी थी ना हमारी। हम 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते थे। कांग्रेस भी चाहती तो 90 के 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करते, तैयार थे। लेकिन हमने सोच समझ के ये फैसला लिया कि हम एक दूसरे के साथ मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। एक तो हम नहीं चाहते थे कि हम आपस में ही वोट तकसीम करें, लेकिन दूसरा हम ये चाहते थे कि हम लोगों को दिखाएं कि यहाँ बीजेपी के अलावा भी हुकूमत बनाने की गुंजाइश है, और वो हुकूमत इंशाल्लाह 8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिल के बनाएगी। यहाँ पे हमारा शायद उधमपुर से कभी जीता नहीं है एमएलए। कोशिशें हमने बहुत की, 1-2 बार हमने सुनील वर्मा जी को तैयार करने के बाद भी फिर बेचारे को बिठाए रखा। इस बार हमने कहा ना,
पूरी मेहनत करनी है, पूरी कोशिश करनी है। इस बार उम्मीद की जाती है कि सुनील वर्मा जी आपके कीमती वोटों से जो है जीत के आपके एमएलए बनेंगे और तरक्की करेंगे और आपकी नुमाइंदगी करेंगे।